हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग IIT दिल्ली से। और आज इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है कैटलिस्ट। हम जानेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसकी वर्किंग कैसी होती है। हम एक थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। और हम शेयर सिलेक्टिव और एंजाइम सिलेक्टिव कैटलिस्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है, कैटलिस्ट होता क्या है? Catalyst is a chemical substance which will change the rate of reaction without being used up in that reaction। यानी कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है और बिना अपने किसी केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए। तो कैटलिस्ट का रिएक्शन, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा करे तो उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, और अगर वो रिएक्शन के रेट को स्लो करे उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। जैसे हेबर्स प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन और मोलिब्डेनम प्रमोटर की तरह यूज किया जाता है। ऐसे ही काफी सारे प्रोसेसेस हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहली टाइप है होमोजेनियस कैटलिसिस। यानी कि जब कैटलिस्ट, जो हमारा कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट्स है, उन दोनों का जो फिजिकल स्टेट है या फिर फेज है, दोनों सेम हो। मान लो कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों गैसेस हैं, तो जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो भी हमारे पास गैसियस ही होगा। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास लेड चैम्बर प्रोसेस है। इसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट भी गैसेस स्टेट में और जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैसेस स्टेट में। ऐसे ही इथाइल हमारे पास एस्टर की हाइड्रोलिसिस में सभी एक्वस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। और जो कैटलिस्ट होता है इसमें H पॉजिटिव होता है एसिड का। एसिड जो बनता है वो H पॉजिटिव देता है, वही रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो इसमें H पॉजिटिव आइंस भी एक्वस होते हैं, तो ये भी होमोजेनस कैटलिस्ट होता है। और ऐसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर हो गया जिसमें हमारे पास H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है। अब नेक्स्ट है हेटेरोजेनस कैटलिसिस। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसका जो कैटलिस्ट होगा और जो रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट होगी वो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 बनाना है तो इसमें प्लेटिनम सॉलिड सॉलिड प्लेटिनम का यूज किया गया है। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट की, वो देखते हैं। द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मास बिल्कुल सेम रहता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। और अगर एक रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंज आएगा वो उसमें आएगा कि वो कितनी जल्दी या कितनी लेट अचीव हुआ। सिर्फ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को वो फास्ट या स्लो कर देता है, सिर्फ उसका ये काम है। अब प्रोमोटर्स ऑफ पॉइजंस, जैसे कि अगर एक कैटलिस्ट है तो उसकी एक्टिविटी, उसकी एबिलिटी को जो चीजें एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं, उसे हम प्रोमोटर्स कहते हैं। जैसे कि हेबर्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम कर रहा था आयरन के। ठीक है। और पॉइजंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस। इसके 5 मेन स्टेप्स हैं, तो चलिए इनमें से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस। ठीक है। यानी कि उसके पास आएंगे, फिर सेकेंड है उस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। ये एब्जॉर्ब होके हमारे पास कैटलिस्ट के साथ उन्होंने वैन डर वाल या फिर केमिसॉर्प्शन जो भी बॉन्ड्स बना लिए। उसके बाद होगा chemical reaction between the catalyst surface through the formation of an intermediate। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। और जो रिएक्टेंट्स ने दोनों ने एक रिएक्शन भी कर लिया, जैसे इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। तो अब ये स्टेबल नहीं है तो ये टूट जाएगा और टूटकर ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा डिसऑप्शन का प्रोसेस हो गया। अब जो प्रोडक्ट बन गया अब ये कहीं दूर चला जाएगा और नए सेट ऑफ रिएक्टेंट्स इसके पास आ जाएंगे। तो ये हमारा 5th स्टेप होगा। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सबसे पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, किसी भी कैटलिस्ट की उस रिएक्शन को कैटलाइज करने की एबिलिटी को हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि जो ये बॉन्ड इन्होंने कैटलिस्ट के साथ बनाए हैं, ये स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए
कि जब टूटने की बारी है, जब डिसऑप्शन की बारी है, वो डिसऑप्शन प्रोसेस ही ना हो पाए, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बना, जो इंटरमीडिएट बना, वो प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, वो कैटलिस्ट की सरफेस से ही ना दूर जा पाए, ताकि जो नए रिएक्टेंट्स हैं वो फिर नहीं आ पाएंगे अगर ये दूर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बताया गया सिलेक्टिविटी, यानी कि सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये सिलेक्टिविटी है, यानी कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ही बनाता है। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, यानी कि अगर कुछ हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जिनकी पर्टिकुलर शेप के कारण कुछ रिएक्शंस पर्टिकुलरली अटेन हो पाती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम ZSM5 का यूज करते हैं जो कि अल्कोहल से सीधा गैसोलीन में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जियो कैटलिस्ट की एग्जांपल होगी। अब एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं? दीज आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे अंदर भी बनते हैं, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काफी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और एक वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। इन्हें हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ही एंजाइम बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज कर देता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैकेनिज्म जैसे कि देखो, हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि कैटलिस्ट होता है, और एक सबस्ट्रेट होता है जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो हर एक जो भी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है, उसमें जो सबस्ट्रेट है उसके पास एक साइट होती है, जो कि आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ोगे, एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे कैटलिस्ट आकर जुड़ता है। मान लो ये साइट है, तो ये साइट ऐसी इतनी पर्टिकुलर होती है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर एंजाइम आएगा वो ही इस रिएक्शन को कैटलाइज कर पाएगा, और कोई भी एंजाइम इसको कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल कीलोग का सिस्टम होता है कि एक चाबी, एक ताले की एक ही चाबी होती है। तो जब ये एंजाइम इसमें लगेगा तो ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे, और जो एंजाइम है वैसे का वैसा हमारे पास वापस ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये कीलोग की एग्जांपल दी हुई है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सुक्रोज को हमने किसी एंजाइम से इन्वर्टेज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला। और जितने भी कैटलिस्ट होते हैं जिनके पीछे एज या फिर ओस डाला जाता है नेम में, तो वो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं। अब स्टमक में ऐसे एग्जांपल है कि पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, और इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक पेप्सिन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हमारे पास कैटलिस्ट होता है। और अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिसिस, हाई एफिशिएंसी है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर सकता है एक मिनट में। हाईली स्पेसिफिक होता है, कि जैसे कीलोग सिस्टम में बताया, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर के लिए, लाइक नियरली 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही इसकी जो एक्टिविटी है मैक्सिमम होती है। और ऐसे ही ऑप्टिमम पीएच होता है, जो कि पीएच रेंज है 5 to 7 में इसका जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसका मैक्सिमम रेट होता है। एक्टिवेटर्स, हमारे पास कुछ ऐसे आइंस होते हैं जो कि एंजाइम कैटलिस्ट को एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, और कुछ वो एंजाइम्स होते हैं जो कि बिल्कुल एंजाइम की तरह सिमिलर ही होते हैं, लेकिन बस उनकी एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं विटामिन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि हमें सीओ, जब बॉन्ड हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है तो उसके साथ सीओ भी बनता है, तो उसे निकालना क्यों चाहिए? इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि सीओ हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, अमोनिया मेन प्रोडक्ट है। तो सीओ, क्या पता कि कैटलिस्ट की जो सरफेस है उसे हिंडर कर रहा हो, उसकी जो एक्टिविटी उसे कम कर रहा हो। तो आंसर है कि सीओ को निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सीओ कैटलिस्ट आयरन जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, उसकी सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। और एस्टर हाइड्रोलिसिस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस में जो प्रोसेस है, जो रेट है, वो इनिशियली तो स्लो होता है लेकिन बाद में फास्टर क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर ये होगा, हमने देखा था एस्टर की हाइड्रोलिसिस में जो कैटलिस्ट का काम करता है वो H पॉजिटिव आयन होता है जो एसिड से मिलता है। तो इनिशियली तो वो स्लो होती है रिएक्शन, लेकिन धीरे धीरे जैसे एसिड बनेगा, एसिड से H पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, इसलिए बाद में फास्टर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। थैंक यू।